एनसीईआरटी में लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कट गया। सीबीएसई मतलब बोर्ड में। ये सब। हाँ। नहीं, जेई और में नहीं कटेगा वो। इट्स अल्फा इम्पोर्टेंट। डिके कट गया, बीटा डिके कट गया, हम्म। गामा डिके, न्यूक्लियर रिएक्टर। हाँ, ये ओके। कट गया टॉपिक। न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ नॉट अ ग्रेट टॉपिक एनीवे, बट दैट इज अ सरप्राइज। रेडियो एक्टिव और सीबीएसई। अच्छा, सीबीएसई तो है ही। ये सब अब जेई चेक कर। ठीक है। हाँ, कुछ नहीं कटा होगा। व्हाट डज इट से? बस पीडीएफ खो गया था मेरा। ओके। रेडियो एक्टिविटी कट गया पूरा। अच्छा। ये सब। शाबाश। आइसोटोप्स कट गए हैं। बस। पूरा रेडियो एक्टिविटी कट गया। ये सब। तो भाई हमारा तो फिर चैप्टर जो है वो तो फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पे। ये सब। तो ये रेडियो एक्टिविटी कर कट गया पूरा का पूरा। तो फिर अल्फा बीटा गामा तो रेडियो एक्टिविटी में आता है। हाँ, वही अल्फा बीमा एंड गामा पार्टिकल और रेस एंड देयर प्रॉपर्टीज कटा। और रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी भी कट गया फिर तो। ये सब। उसके लॉज। ओके। बीटा डिके तो आई थिंक मोर देन 60% ऑफ द पेपर इज, चैप्टर इज डिलीटेड। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हो रहा भाई 60% ऑफ द सिलेबस डिलीट हो गया तो व्हाट आर यू बीइंग टेस्टेड फॉर? है। ये सब। दिस फुलिश मैन। ये सिलेबस है। ओके, दिस इज फॉर एटम एंड न्यूक्लियर। जेई। ये सब। बोर कर लिया हमने। ये सब। मास एनर्जी रिलेशनशिप कर लिया, मास डिफेक्ट नहीं करा, अभी आएगा। ओके, सो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन तो तभी कर सकते हो इफ यू नो रेडियो एक्टिविटी। इफ यू डोंट अच्छा। अंडरस्टैंड रेडियो एक्टिविटी यू कांट डू न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। ओके। फिर तो फायदा है। पता होना चाहिए था मतलब कम से कम ये सब। कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। पूरी काट दी। ठीक है, काट दी तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। Stupid। मतलब काफी बड़ा हिस्सा काट दिया गया एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। और पूरी जो वो है आपकी एग्जाम्पलर, उसमें जो MCQ 2 है हम्म। वो सारे के सारे इसी पे हैं। अच्छा। ओके। रेडियो एक्टिविटी पे, बाइंडिंग एनर्जी पे भी है। बाइंडिंग एनर्जी तो आ रही है, बट काफी सारा सिलेबस कट गया फिर तो। ये ठीक है, सब। अच्छी बात है, ये हमारे लिए तो गुड फॉर अस। हम्म। बहुत अच्छा, काट दो।
Okay, so let's do nuclear forces now. Okay. Okay, important, very important for theory, reasoning, assertion, and many other things. ठीक Very है. important. So within the nucleus, there are forces which are called as nuclear forces within the nucleus. Okay. So though protons are all positive, they should repel each other, Hmm. and the nucleus should therefore break down. But Hmm. the protons stay together inside the nucleus and also with the neutrons, which means there is some attractive forces between the nucleons Hmm. that makes them stay together. क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उनकी रिपल्शन है. हाँ, correct. Neutrons don't participate because they have no charge. But if you keep 30 protons in a nucleus, the nucleus should become very unstable because of the repulsive forces. Hmm. And but it doesn't happen. It still remains a stable nucleus. The reason is the presence of a force which is called as nuclear force, which which is between neutron, 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 proton. So it is not at electrostatic. It is not an electrostatic force, but some other force that keeps the nucleus intact despite the presence of a repelling force. अच्छा. Okay, now, these forces are short range forces. Obviously, nucleus is so small, they have to be short range forces. And they're only 2 to 3 Fermi, uh, which is their distance to which they act. Hmm. Okay, so if you have two nucleons which are more than 3 Fermi distance, this force will not act. Okay. The nuclear force does not depend on the charge of the nucleon. So the nuclear force is not nothing to do with electrostatic force. Sure. ठीक है. ठीक है, सो एक नई तरह की फोर्स जो है दैट वाज डिस्कवर्ड. And such powerful force that it is capable of keeping all the nucleons together inside the nucleus. Hmm. Quite contrary to what was expected कि ये तो टूट जानी चाहिए because of Hmm. repulsion between protons. ठीक है. ये लास्ट डिस्कवरी थी. यू वांट टू से समथिंग? बोलो बोलो. नहीं, नहीं, कुछ. Fermi meter is 10 raised to power minus 15 ओके. Fermi meter. Okay, 10 raised to power एमस्ट्रॉन्ग के जैसा ही होता है. ठीक है. वो 10 raised to power minus 10 है. We have done it till we have done the okay nuclear radius.
So these are short range forces. Remember that. Okay. Just read it. I'll just paste something interesting so that we can use that for discussion purpose. Okay. So this is called as the charge independence character. Question ये आता है, what are the key characteristics of so ये इसको बताता है कि ये जो forces हैं, these are charge independent. Sure. Okay, and this actually tells that this is the strongest interaction in the nature you can think of. एक न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस हैं, अभी तक हमने जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखी है, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स देखी है, but Hmm. the strongest interaction between any two particles of the nature is seen inside the nucleus only. So ये बहुत जबरदस्त attractive forces हैं ये, tremendously Sure. powerful, चार्ज इंडिपेंडेंट है। और ये जो है, जो थर्ड है, इसका नाम रखा गया है सैचुरेशन इफेक्ट। Okay. इसका मतलब ये है कि ये इनका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब कहाँ तक ये एक्ट करती हैं, ये सिर्फ 2 to 3 फर्मी करती हैं, उसके बियॉन्ड विच दे आर नॉट एबल टू अप्लाई एनी फोर्स। अच्छा। सिर्फ पड़ोस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं, आसपास जो हैं, उन्हीं के Hmm. साथ इसका इंटरेक्शन होगा। मतलब ये और ये फिर दूर हो जाएंगे, जो इसके बिल्कुल इमीडिएट नेबर में है, उन्हीं के साथ ही इंटरेक्शन होगा। ठीक है। करेक्ट। सो looks very innocent type of statement, but is very, very important. I'm Hmm. just seeing if I can get a in NCRT or some place something which is इस पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर, तो इसलिए अच्छा। हमें एग्जैक्टली जैसे पॉस्टुलेट्स के नाम थे, Hmm. वैसे इसके भी नाम है एक्चुअली, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये दे कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकल इन नेचर, दीज आर ऑल्सो नॉट मैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि देर इज नो मैग्नेटिक मूवमेंट Hmm. involved in this, and so they are attractive forces. There is nothing called as तभी तो न्यूक्लियस स्टेबल है ना, हाँ, यस सर। रिपेलिंग होता तो तोड़ ताड़ के अलग हो Hmm. जाता है, बट इट इज सो द when if they give you a statement, assertion, the nuclear forces are attractive in nature, Hmm. so that's your assertion, for example. Okay, Okay. nuclear forces are attractive in nature, ठीक है। ठीक है। Sorry, assertion is the nucleus. Assertion ये है, the nucleus is stable. Hmm. A nucleus is generally stable, Hmm. ठीक है। ठीक है। Reason, because the nuclear forces are attractive. Both assertion and reason are true, and the reason is the
करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। स्टेबिलिटी कौन लेंड करता है न्यूक्लियस को? हु कीप्स द न्यूक्लियस स्टेबल? द अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट, नॉट द अट्रैक्टिव रिपेलिंग फोर्स। फोर्सेस नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहाँ। क्वेश्चन जब चेंज हो गया तो फिर फीलिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अंदर। हम्म। अंदर से जो आंसर आएंगे वो थोड़े से सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है। और सही बना ना, समझ आया अब? हाँ ये सब। सो यू कैन गेट रीजनिंग असर्शन इन दिस। क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है। ओके, सो असर्शन। ओके, ओके। assertion increase in number of nucleons does not change the stability of the nucleus. Reason: this is because even if the protons are increased, they have, so मैं इसको न्यूक्लियॉन्स की जगह लिख देता हूँ प्रोटॉन्स, ओके। no impact on stability, because stability comes from attractive forces of nucleons, and is not impacted by the presence of more positive charge of protons. This is the assertion. So you have a nucleus and you say, I'm going to make this nucleus very unstable. I am ओके। having 3 protons and 1, 2, 3 and 4 neutrons. ठीक है? हम्म। Now what I do, I add one more, I increase the mass number. ठीक तो है। ये मेरे जो 3 प्रोटॉन थे और 4 न्यूट्रॉन थे, अब 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन बन गए. Okay, now I'm saying because of the increase in the positive charge, repulsion will increase and therefore the nucleus will become unstable क्योंकि positive charge आपने बढ़ाया. हम्म। So मेरा, so my assertion is if I increase the number of protons, जो 4 हो गए यहाँ पे, यहाँ 3 थे, यहाँ हम्म। 4 हो गए, मैं बोलता हूँ, assert करता हूँ, मतलब मैं एक घोषणा करता हूँ कि मैंने क्योंकि प्रोटॉन बढ़ा दिए इसीलिए मेरा जो स्टेबिलिटी ऑफ द चार्ज है दैट विल गेट इम्पैक्टेड. अच्छा। Okay, is not impacted. If I increase the number of protons, the it has no impact on the stability of the nucleus. फिर मैं रीजन देता हूँ कि देखो
क्योंकि दो यू हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट हम्म, उनका कोई असर इसलिए नहीं होता स्टेबिलिटी पे, क्योंकि स्टेबिलिटी इज नॉट decided by the attractive forces, or sorry, the repelling force of the protons. It is decided by the attractive forces between the nucleons. हाँ ट्रू है ये तो। ट्रू है, तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी बिल्कुल एक्यूरेट दिया गया है कि हाँ आप यस सर। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा के अनस्टेबल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉजिटिव नेगेटिव, दे हैव नो ओरिजिन इनसाइड चार्ज, दे आर हम्म, ओनली कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट। आपने अगर न्यूक्लियॉन बढ़ा दिया है तो हो सकता है कि जो आपके फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस इन द सेम रेडियस, दे मे इंक्रीज एंड इट मे हम्म, बिकम मोर स्टेबल फॉर ऑल यू नो। हाँ अग्रीड। है ना, तो चार्ज आप बढ़ाने से आपको कुछ ज्यादा, यू वोंट बी एबल टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट। हम्म, ओके, न्यूक्लियर असर्शन, nuclear forces are long range forces. ट्रू है। They act on nucleons of even the adjacent atoms. Reason: the nuclear forces act only across 2 to 3 Fermi distance and only interacts with its neighboring nucleons. न्यूक्लियर असर्शन क्या है? फोर्सेस। दे ये आर तो ट्रू लॉन्ग है रेंज assertion फोर्स। तो। नहीं यार, इट्स अ शॉर्ट टर्म फोर्स। रीड द थ्योरी फर्स्ट, क्या लिखा है। ऐसा शॉर्ट है। फॉल्स हो गया सर। रीजन देखो क्या लिखा है। द न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट ओनली across 2 to 3 Fermi distance and only interact with its neighboring nucleons. अगर ये हम्म, assertion होती तो सही होती हाँ। है ना? So this reason is also wrong, assertion is also wrong. Reason is not the reason for assertion. अपने आप में ठीक है रीजन, हम्म, रीजन इज करेक्ट, बट इट्स एन assertion, इट इज नॉट अ रीजन एक्चुअली। रीजनिंग थोड़ी ना है, ये तो ये भी घोषणा ही है, ये राइट। भी कैरेक्टरिस्टिक है उसका। हम्म, कई बार ऐसी चॉइस भी होती है कि द ओके, ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बट पर उसके लिए हमें ना अभी और कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले। ओके, टेल मी, जब हमने, ओके लेट मी राइट अ स्टेटमेंट, द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट is based on, let me just type it and paste it actually, ठीक है? हम्म, Now you said true and false, okay? ओके। Alpha particle scattering experiment
is based on Coulomb's effect and not on nuclear forces effect. True or false? जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग थी उसमें किन दो चीजों ने आपस में इंटरेक्ट करा था? एक आया था अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज और एक आया था न्यूक्लियस के अंदर चार्ज यस सर। जेड ई इम्पैक्ट पैरामीटर। हाँ। तो अल्फा पार्टिकल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कूलम्स इफेक्ट, हाँ चार्ज करेक्ट। चार्ज रिपल्शन, लाइक कोलिजन की तरह। हाँ। बट so alpha particle scattering experiment is based on Coulomb's effect and not on ट्रू है। nuclear forces. True. Yes. Answer is yes. Okay. So before we move on to the next part of the theory of nuclear forces, we will have to learn something, which is the concept of mass defect. Okay. And then we will come back to some parts. इसमें एक और है जो जिसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता होना चाहिए, but I will just share it with you. You don't need to know too much detail about it. Okay. And that is the spin dependence. एक चौथी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, तीन तो ऊपर लिखी हुई है जो बड़ी स्टैंडर्ड है, एक दो तीन। यस सर। जैसे बोर्स के पॉस्टुलेट है वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना सारी। ओके। ओके, you read this. So nuclear forces, however, are spin dependent. They are charge independent, they are magnetic moment independent. So there are no bound neutron with essentially anti in the state of the nuclear potential is spin dependent. Okay, so you can say that the nuclear force between two nucleons, जो दो न्यूक्लियन जिनकी पैरेलल स्पिन होती है हाँ। उनमें ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स पाई जाती है। न्यूक्लियन की स्पिन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी स्पिन कर रहे हैं मतलब, हम्म। तो जिनकी स्पिन एक डायरेक्शन में होती है वो आपस में काफी क्लोज होते हैं, उनकी जो फोर्स है आपस में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होती है। हम्म। ये इलेक्ट्रॉन स्पिन की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी स्पिन की बात हो रही है ये। अच्छा। You just need to know, memorize this. You don't need to get into the detail of this. Okay, ये हमारे कोर्स में ज्यादा इतना ही पता होना चाहिए, that's all. इससे ज्यादा you don't need to know. ओके। न्यूक्लियर स्पिन जो होता है वही जैसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन था ना केमिस्ट्री हम्म। में, हाफ वन बाय टू, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंड्स लॉ एंड ऑल दैट, वैसा ही है ये भी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, बाकी एक देर आर टू मोर प्रॉपर्टीज विच यू विल स्टडी। अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट इज important point which I'll just copy it here is that the nuclear forces between two nucleons does not act along the line joining their centers. So it's not a central force. ओके। जैसे होता है ना कि दो न्यूक्लियस बना दिए मैंने, सॉरी दो न्यूट्रॉन बना दिए ऐसे, राइट? So I generally when I do draw two charges like this or two उसके अंदर I tend to show the force, mutual force
between the central line, right? हम्म, So these are the एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो सेंटर से ज्वाइंट है। दीज फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल, ये कोई सेंटर डिपेंडेंट नहीं होती है। सो इन ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है नॉन सेंट्रल फोर्सेस, अच्छा, दे आर ठीक नॉन है। सेंट्रल फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, तो इसमें कुछ तो मेमोराइजेशन वाले हैं, स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, नॉन से, हम्म, इनके बारे में डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यू रियली डोंट नीड टू नो एनी डिटेल बिटवीन देम। ठीक है। व्हेन आई से न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन, आई ऑल्सो मीन कि दो जो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम्म, चाहे उनका डिस्टेंस जो है वो, सॉरी, जबकि उन दोनों के ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव है, तब भी वो दे आर ट्रीटेड एज न्यूक्लियंस। तो कोई लेना देना नहीं ओके, है उसका चार्ज से। इवन इफ यू सी टू प्रोटॉन्स दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके। ओके, so before I move to the other two properties, so let me just summarize. So one is they're attractive and they are responsible for stability of the nucleus. One, they are short range forces, so ज़्यादा दूर तक काम नहीं करती. Third, the nuclear force does not depend on the charge of the nucleon. The nuclear forces are spin dependent. ये याद करना है, मेमोराइज करना है, कुछ हम्म, ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जिनकी स्पिन न्यूक्लियॉन्स की सेम है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं कंपेयर टू द वंस विच आर एंटी पैरेलल। द वंस विच हैव एंटी पैरेलल आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट द वंस विद सेम स्पिन आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। होता है दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स ही है, बट सेम डायरेक्शन ऑफ स्पिन विल मीन मोर स्ट्रेंथ, एंड दे आर नॉन सेंट्रल। सो ये दोनों फ्रिवलस हैं। ओके, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तीनों जो पहली वाली हैं दे प्रीटी इंपॉर्टेंट, हम्म, and the one we are not studying right now but we will shortly after we understand something, will be also the most important one. So before we proceed with that, let's understand the meaning of what is mass defect. Okay, what is mass defect? Very important concept of mass defect. So this is based on Einstein's E is equal to mc square, and very interesting to understand this part. बहुत बढ़िया चीज है। हम्म, Okay, so mass energy defect. Okay, so it is based on Einstein's E is equal to mc square. And what it says is that if you take a nucleus at rest, okay, so what does it mathematically, what it is? The difference between the mass of the nucleus at rest, ठीक है, and the sum of the rest masses of the constituent nucleons is called
mass defect. The difference between the mass of the nucleus at rest, मतलब आप एक दो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन लो, उन सबको अलग अलग रख दो, सेपरेट, ठीक है। Okay. सारे प्रोटॉन्स का, दो प्रोटॉन का वेट निकाल लो, मास निकाल लो, फिर दो न्यूट्रॉन का अलग से मास निकाल लो। फिर क्या करो, इन सबको इकट्ठा करके एक न्यूक्लियस बना दो, जैसे हीलियम, चार होते हैं ना उसमें, दो न्यूट्रॉन दो हाँ. प्रोटॉन। नाउ ब्रिंग देम टुगेदर, नाउ इट क्रिएट अ न्यूक्लियस फ्रॉम इट। मतलब मैं सब हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, नेचर करती है, सब हम नहीं कर सकते। तो हीलियम बन गया। अब हीलियम के अंदर दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन है। अगर आप इसका मास निकालोगे ना न्यूक्लियस के अंदर, इट विल बी लेस देन द मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स। हम्म. जब ये बाहर थे चारों, when they were out, so let's say this is your neutron, and these are your protons. हम्म. Now collect them together and put them in a nucleus. इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया। अभी हिलेगा नहीं यार, उसे लेट्स से यार मतलब, अब मैं भी पूरी उसकी ना वो कर रहा हूँ, एनिमेशन फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ 7 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। चलो एनीवे, तो समझ लो कि ये भी अंदर आ गया और ये वाला भी अंदर आ गया, ठीक है। हाँ. सो इफ यू डू द कैलकुलेशन दैट the mass of two neutrons is known to you, the mass of two protons, add them individually when they were separate. So this is a situation when they are separate. हाँ. Now put them together when they are a nucleus. You will find that mass inside the nucleus is less than the mass when they were individual. Got it? So these two are called, this difference in the mass of individual, which is more, minus the mass of nucleus, is called as the mass defect. और ये कितनी एनर्जी के बराबर होता है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, अगर आप कन्वर्ट करना चाहो। तो नेचर क्या करती है, अगर आपको, इफ इट सीज फोर न्यूक्लियॉन्स आउटसाइड इंडिपेंडेंट, इट ब्रिंग्स एवरीथिंग टुगेदर, क्रिएट्स अ न्यूक्लियस एंड डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट सारे न्यूक्लियस ही होते हैं सबके पास। तो एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि नेचर का पर्पस क्या है कि सब सिस्टम्स जो नए बने उनकी एनर्जी लो हो। सो दिस हाँ. सिस्टम विच गॉट क्रिएटेड, कॉल्ड एज न्यूक्लियस, has lower energy state as compared to individual nucleons. So if you look at individual nucleons, individual
nucleons. These individual nucleons, when they're independently lying outside, have high energy state. Now, nature has to bring the energy of these four put together at a lower stage. What nature does is removes some mass from all four and reduces the overall mass of the nucleus. So, in terms of energy equivalence, this is the this is called as the mass defect. जो नेचर ने मास न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद कम कर दिया चारों का ऐड करके कंपेयर टू इंडिपेंडेंट डेल्टा एम, हाँ दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. और अगर हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें कि कितनी एनर्जी अगर वो उसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट पे दौड़ाएंगे तो द एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस इज, देयरफॉर वी से कि ये जो मास डिफेक्ट है इट गेट्स कन्वर्टेड एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज अ बाइंडिंग एनर्जी बाय द वे. ओके. अदरवाइज वाई आर दे बाउंड नाउ, जैसे किताब के पन्ने बाउंड हो जाते हैं, बाइंडिंग बोलते हैं ना हम उसको, ये भी यस तो सर. बाइंडिंग ही है. चार चार न्यूक्लियॉन्स लिए उनको डाल दिया एक न्यूक्लियस के अंदर, बट कोई कुछ तो होना चाहिए उनको आपस में. क्यों रहे वो आपस में इकट्ठे, तभी रहेंगे जब वो स्टेबल हो गए. सो द स्टेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द मास इफेक्ट. बिगर इज द लॉस ऑफ द मास, बिगर इज द स्टेबिलिटी, क्योंकि अच्छी खासी एनर्जी चली गई और आप नीचे एनर्जी लेवल पे आ गए. तो पहले जो रेस्ट मास का मतलब है कि ये मोशन में नहीं है, they are not moving, they are at rest. So rest mass versus rest mass comparison है. अच्छा. आया समझ में, दो वर्ड की पता चले. हाँ यस सर. So there is an imbalance that gets created. ठीक है, क्लियर है. ये लाइट निकलती भी है जब बनता है न्यूक्लियस. So this हाँ. light comes out of the newly created nucleus. अच्छा. So you essentially what you're saying is you have a deficit of mass being created. डेफिसिट ही हो गया ना, ये तो एक कमी. यस सर. ये ज्यादा था, मान लो ये 4 था, हाँ. 4 एटॉमिक मास यूनिट. इन सबको जब इकट्ठे लाए तो हो गया 3.970 एटॉमिक मास यूनिट. हाँ सो करेक्ट. डेल्टा एम इज इक्वल टू 4 माइनस 3.970 इज इक्वल टू 0.03 AMU, सॉरी, एटॉमिक मास यूनिट. सही है. यस सर. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी विल सी. तो इसका मतलब जब न्यूक्लियर फोर्सेस की भी बारी आती है इससे उसका कोई होगा लिंक विच वी विल एस्टेब्लिश. करेक्ट. ठीक है. Okay, then there is another term. So, two important terms which you just learnt. One is mass
defect, and the second term you have learnt is that the mass defect can be converted into energy with help of Einstein's mass energy equivalence, and that energy is called as binding energy. The loss of energy created by this mass defect. So nucleus is at lower energy level compared to these. So if these are at a certain energy level, nucleus has gone down, and the gap between the nucleus and the independent, so these are independent and these are together. So this gap is the binding energy gap. Now let's talk about the concept of packing fraction. Another new term for you. Packing fraction. So packing fraction is nothing but the mass defect per nucleon. जैसे हाँ, कि यहाँ 4 थे, न्यूक्लियॉन्स तो 4 ही है ना, 1 2 3 यस सर। 4, टोटल मास डिफेक्ट तो आ गया 0.03 AMU डिवाइडेड बाय 4. गॉट इट? पर न्यूक्लियन निकाला है ना आपको, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ठीक है। ये आ जाएगा 0.0075 AMU पर न्यूक्लियन डिवाइड करने के बाद. 4 न्यूक्लियन का मास डिफेक्ट 0.03. एक न्यूक्लियन का मास डिफेक्ट, जो एक न्यूक्लियन का मास डिफेक्ट होता है उसी को बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है? ठीक है। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है that if the packing fraction is positive, okay, so the mass number is less than 20. ये उनके लिए होता है जिनका मास नंबर 20 से लेस होता है एंड above 200. ओके। नंबर, मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, मास नंबर इज ग्रेटर देन 200. ऐसे केस में if the packing factor is positive, less than 20, the nucleus is unstable. So this is a sign of unstable nucleus. If it is between 200, जैसे कि बहुत बड़े बड़े नहीं होते यूरेनियम 235 वगैरह, यस सर। वहां पे कुछ और सिस्टम होता है, वो इट डजंट फॉलो दीज रूल्स. सो यूरेनियम 235 इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी. सो बड़े बड़े और बहुत ज्यादा छोटे, दे आर नॉट स्टेबल, एंड जो 20 और 200 के बीच में वो सारे रूल फॉलो करते हैं, दे आर स्टेबल. वी विल डिस्कस लेटर व्हाई दे आर अनस्टेबल एंड ऑल दैट. आएंगे हम उसके ठीक है। ऊपर, भी पढ़ेंगे. तो लेकिन अब ब्रॉडली वी व्हाट वी वांटेड टू डू वाज वी वांट टू अंडरस्टैंड another term called as packing fraction and some assertions without reasoning that there is something called as packing fraction, and if it is positive, that is if the mass number, this is mass number, is less than 20 and mass number is greater, so all those elements which are in this range and this exhibit instability with respect to packing fraction. Why, how, we will discuss it. Another assertion is those between 20 and 200 are stable. ठीक है? यस सर। All right. Now let's come to the binding energy of the nucleus. अभी तक हमने डिफाइन कर दिया उसको वैसे डेल्टा एम सी स्क्वायर से. हाँ। Okay, but let's do it formally now. वहाँ मास डिफेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस था.
Good question. बंदे ने अच्छा सवाल पूछा है. What if the nucleus of the all right. Okay, so let's do the formal definition now of Okay. binding energy. Some people ask some intelligent question here, Hmm. but nature तो ये करी इसलिए रही है ना क्योंकि there is an incentive for creating a nucleus. Otherwise, there is no incentive. हाँ. बिल्कुल जीरो पे अगर आप आ गए तो there is no loss of energy, right? So you come together but without any loss. So Correct. essentially, it means binding energy is zero, right? So when we do the binding energy graph, we will see a graph in which we will map atomic mass number versus binding energy per nucleon. तब हम देखेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जीरो. ओके, द ग्राफ डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी जीरो, बट दिल्ली दूर है अभी. सो बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द बाइंडिंग एनर्जी पार्ट ऑफ इट. Yeah. ऑलराइट, सो मास इफेक्ट, हाउ इज इट रिटन व्हेन वी सॉल्व न्यूमेरिकल्स? वैसे तो मैंने करके दिखा दी, लिख दिया है. मास इफेक्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला तो क्या है, बस आपको पता होगा कि न्यूक्लियस में कितने आपके वो हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. मास नंबर आपको मालूम होगा. So this is your number of protons, z times protons, a minus z times the mass of the neutron. ये क्योंकि mass of neutron है, ये number of neutrons है, a minus z. A is the number of protons plus number of neutrons. Hmm. Z is number of proton. तो number of neutron कितना हो गया? A minus z, सब्ट्रैक्ट कर लो. 1 - 2. हाँ, ठीक है ठीक है. तो ये आ गया ना. हाँ. ये बेसिकली mn है यहाँ पे, और Hmm. ये mp है. And this is the mass of the nucleus at rest. Okay. इसने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके दिखाया है. Okay? Hmm. और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी. बट लेट्स कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. सो वंस द, व्हाई डू वी कॉल इट बाइंडिंग? मैंने तो उसको बताया कि द एनर्जी बिकम्स लोअर of the resultant nucleus, right? There is another way to define it, binding energy. So the other way to define this is, it may be defined as the energy required to break a nucleus into its constituent protons. Now that it has become stable, if you want to break this nucleus and have all the protons and neutrons separated out at large distances, then you have to provide this nucleus the same amount of energy which it lost during the formation process. So I had told you that supposingly you have four, 1, 2, 3, 4. They are at very large distance. They have no interaction, no short forces. They're lying independently, and then you put them in a nucleus. आपने इन्हें न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया, और there is a mass defect because of this, right?
Hmm. And in equivalence, the energy lost is this much. Actually, this has become stabler when it becomes so it has, if you want to break it now into its particles back, Hmm. now this is at lower energy level. You have to provide it same energy which was lost to bring it back to its original constituents of protons and neutrons. Reverse process. So provide it energy, delta mc square. Got it? Yes, sir. All right. So, so it is, you can also say, apart from it being the lost energy that provides stability to the nucleus, you can also say it is the energy supplied to the nucleus to break it down into its constituent particles, nucleons. One way to define binding energy is the energy lost in the formation of a nucleus. ये भी तो कह सकते हैं ना, जब न्यूक्लियस बनता है उसकी फॉर्मेशन में जो लॉस हुआ। Hmm. दूसरा तरीका वो एनर्जी न्यूक्लियस को प्रोवाइड करना जिससे न्यूक्लियस टूट के वापस अपने कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में वापस आ जाए, इंडिपेंडेंट न्यूक्लियंस में बन जाए। रिवर्स डेफिनेशन, एक में बनाने फॉर्मेशन की, एक में ब्रेकडाउन की। Hmm. भाई जो चीज नीचे लेवल पे आ गई है उसको ऊपर वाले एनर्जी पे ले जाना है तो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, Correct. और जो ऊपर थी उसको नीचे लेके आना है, उससे निकालनी पड़ेगी। तो दो बोथ वेज यू कैन डिफाइन इट। इफ यू आर अ न्यूक्लियस, you will say, okay, you want to know how much is binding energy, the energy which is holding me together. It is the amount of energy you will provide me and elevate my level to make me independent protons and neutrons. If you are here, which is neutron and proton, higher energy level pe, you will say we are protons and neutrons. For us, the binding energy is that we put us together, the amount of energy or the amount of mass we will lose when we become nucleus. So कहाँ पे खड़े हो उस पर डिपेंड करता है। न्यूक्लियस बन गए हो तो आप बोलोगे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक मी। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो तो यू विल से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी टेकन आउट टू क्रिएट न्यूक्लियस। हाँ। राइट, सो इट इज द सरप्लस एनर्जी, राइट, that was lost. हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल। So it is your choice how you want to most of the people define it in terms of breaking, not in the way I defined कि when you create a nucleus some energy is lost। ऐसे लोग लोग मानते नहीं, लोग उल्टी डायरेक्शन में ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि बाइंडिंग वर्ड से इंप्रेशन जाता है कि कोई चीज जुड़ी हुई है तो उसको तोड़ना है। तो बाइंडिंग को तोड़ने वाली एनर्जी, एक्चुअली द करेक्ट नेम शुड हैव बीन बाइंडिंग डिसोसिएशन एनर्जी। अच्छा, ओके ओके। है ना, मतलब हाँ बाइंडिंग एनर्जी कैसे हो गई है। हाँ, ये पॉसिबल। मतलब ठीक है, इन्होंने रखा है नाम तो चलन दो। ऑलराइट, now let's talk about uh, the graph, the most important thing. So if you can find out the binding energy, then you can find out the packing fraction और the binding energy per nucleon. भाई हाँ। 8 है तो 8 के लिए इतनी बाइंडिंग एनर्जी है तो एक के लिए कितनी होगी। यस सर। So let's see this.
All right, so let's talk about this one. So this, first of all, get friendly with the graph. This is mass number. This is binding energy per nucleon. So mass number मतलब number of neutron plus number of proton. So you can see the starting by energy is 2, right? 2 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर न्यूक्लियन, और ये बेसिकली 2 बिल्कुल जीरो के पास आ रहा है. सो दिस इज हाइड्रोजन एक्चुअली. और ये दिख रहा है यूरेनियम, U-238. हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ये दिख रहा है आयरन. हाँ, ये सबसे सब। ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी आयरन की है. इट इज द मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल. अच्छा, ये वाला ओके। जो रीजन है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी ऊपर चली गई है, राइट? तो हाँ। दीज आर वेरी स्टेबल. लुक एट दिस. दिस इज नॉट स्टेबल. यही हमने पढ़ा, 2 to 20 कोई खास स्टेबिलिटी है नहीं. हम्म, ये देखो 50 ये है. तो एक एक 50 का है, ये 50 20 करीब यहाँ तक ही होगा. हाँ, करेक्ट। आधा यहाँ पे होगा, तो 20 यहाँ लगा ले. ठीक है। और ये देखो, इधर बाइंडिंग एनर्जी आयरन के बाद गिरने लग गई है, राइट? यू कैन सी लेस हाँ। स्टेबल. सो दिस इज वेरी लो स्टेबिलिटी एरिया. हाँ, ये सब। हाइड्रोजन जो होती है उसका अब आजकल हाइड्रोजन फ्यूल पे काम हो रहा है, बट एसेंशियली न्यूक्लियर रिएक्शंस में हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन होता है. जब व्हेन टू यू कंबाइन टू हाइड्रोजन्स, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब. दो न्यूक्लियस को जोड़ना, फिशन में दो न्यूक्लियस, एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है, यूरेनियम को. सो यू ब्रेक हाँ। इट डाउन. बट इन द केस ऑफ द फ्यूजन, टू न्यूक्लियर कंबाइंड. तो देखो ग्राफ को ध्यान से स्टडी करो. पहले ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी ऊपर जा रही है ना, करीब 7 तक जा रही है ये. फिर 7 से नीचे गिर के 5 हो गई. हाँ। फिर आगे बढ़ के करीब 7.5 हो गई, फिर 8 हो गई. ये पर न्यूक्लियन है, याद रखना. दिस इज पर न्यूक्लियन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके। एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड. एक बार देखो इसे ध्यान से. हैव अ ओके। लुक एट इट केयरफुली. And it is showing one blue line if you notice, right? So this is the average of the whole elements is around 8 million electron volts. औसतन जिसे बोल सकते हैं. ज्यादातर if you notice from 20 onwards, ये अगर 20 मान लूं मैं इसको, 20 से लेके 200, ये वाली जो स्टेबल वाला एरिया. और ये देखो इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई है ना, नीचे आ गई है. हम्म, ये एरिया भी अनस्टेबल है, लाइक हाँ। दिस एरिया. ये वाला एरिया अनस्टेबल है. ये वाला एरिया सारा बढ़िया है. ये वाला दिख रहा है, ये 200 तक हाँ, ठीक ठाक है. ये सब। हमने पढ़ा भी था ऊपर पैकिंग फ्रैक्शन में. हाँ, ये करेक्ट, करेक्ट। All right. Average binding energy is 8. 50 region of the most stable nucleus. Binding energy and the nuclear forces. Okay, binding energy per nucleon है. तो ये रीजन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ग्रीन में हाईलाइट करा हुआ है, दिख रहा हाँ। है? ये वाला मोस्ट स्टेबल है. कि इसका डायग्राम बनाने के लिए बोलते हैं. डायग्राम कैन कम. कंप्लीट डायग्राम बनाना है, लेबल करना है, समझाना है. द रीजन ऑफ अनस्टेबल एंड स्टेबल, विच वी विल डिस्कस. नॉट दैट वी वोंट डिस्कस, हम भी डिस्कस करेंगे. बट फिलहाल गेट फ्रेंडली विद द, first get friendly with the graph, that you understand the graph. ओके। मैंने उसके अंदर मेन मेन जगहें मतलब हाईलाइट कर दी हैं पिंक से ना. स्टेबल, अनस्टेबल उन्होंने भी दिखाया है. हाँ। तो कम से कम ये पता चल जाता है. चलो रीजन तो नहीं मालूम है क्यों हो रहा है, कैलकुलेशंस ही हैं मास डिफेक्ट की और इन चीजों की, तो जिससे ये निकला है.
So what we will do is we will discuss this graph tomorrow. Okay. Okay. So what is this region of instability? What is this region of instability and why 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन जो आयरन के आसपास है ये मोस्ट स्टेबल है। और देखो ये ब्रेक डाउन भी नहीं होते हैं, बट यूरेनियम वगैरह तो रेडियो एक्टिविटी के लिए फेमस है, हम्म, क्योंकि वहां पे बाइंड करने वाली एनर्जी जो है कुछ खास है ही नहीं, तो इट इज नॉट एबल टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। सो बिगर लोअर इज द बाइंडिंग एनर्जी, लोअर इज द इंसेंटिव फॉर द न्यूक्लियस टू बी देयर। न्यूक्लियस बोलता है टूट भी जाओ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, या जुड़ जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इफ if you see, just to give you a hint on hydrogen, so if two hydrogen combine, they will attain the binding energy of helium, right? हाँ, यस सर। ड्यूट्रियम होता है वैसे रिएक्शन में, ओके, तो हीलियम बन जाएगा। हाँ, हीलियम की तो ज्यादा है फिर भी बाइंडिंग एनर्जी। सो इवन करेक्ट। हाइड्रोजन हैज अ गुड इंसेंटिव टू फ्यूज। दो हाइड्रोजन की न्यूक्लियस अगर इकट्ठे होके हीलियम बना ले तो बहुत खुश है, क्योंकि बाइंडिंग हाँ, एनर्जी बढ़ती है। 4 पे, 2 पे लो है ना यहाँ पे, यस सर। 4 पे बढ़ गई, ऊपर ऊपर की तरफ चली गई। और ये भी बहुत खुश है यूरेनियम, क्योंकि अगर ये टूटता है यूरेनियम, तो ये जो इससे टूटने के बाद जो एलिमेंट बनेंगे वो 250 से छोटे वाले बनेंगे, हाँ, तो करेक्ट। लेफ्टवर्ड की तरफ बन जाएंगे दो एलिमेंट, स्टेबिलिटी के रीजन में चले जाएंगे, अच्छे स्टेबल निकलेंगे। तो ये वाला रीजन क्योंकि लो बाइंडिंग एनर्जी का है कंपेयर टू 8, तो ये 8 की तरफ जाना चाहता है। ये वाला तो 8 से बहुत दूर है, तो जितना भी जा सकता है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अच्छा अच्छा। और ये वाला एरिया तो वैसे ही स्टेबल है, 8 के आसपास ही है सारे। हाँ, स्पेशली आयरन तो 8.5 है, और थोड़े से जो हैं वो थोड़े से नीचे हैं यहाँ पे, 200 के लगभग, यहाँ पे थोड़े से नीचे हो गए, बट फिर भी मतलब 8 के आसपास ही है, नॉट वेरी फार। बट यूरेनियम तो आते आते इफ यू सी यू आर प्रैक्टिकली टचिंग 7, सो यूर वे डाउन। हाँ, करेक्ट। यस सर। So this graph is very important for board examination and its understanding as to what is happening. They can give a paragraph on this, and they can say they will not mark the elements. They will say the point A represents the most stable. Okay. Which of the point represents the most stable situation? A, B, C, D. Obviously, अगर आपने ग्राफ पढ़ा या आयरन है तो A will be your answer. हाँ, है ना? Which nuclei would like to fuse instead of do fission? So fission will mean breakdown of the nucleus, so that the products which are created are stable. So if you look at the uranium side, uranium would like to break down towards this side to attain stability. So जो भी इस तरफ मार्क्ड होंगे एलिमेंट्स, एक्स होगा मान लो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये यू है। So U is very stable, doesn't want to break anyway. Z is the most stable, doesn't want to break anyway. These wants to fuse, combine and go upwards towards a higher binding energy. Only this wants to do a fission, which means breakdown of a very large nucleus, including hundreds of protons and neutrons, breaking down into two smaller nucleus and moving towards fission. Sorry, so fission means splitting of the nucleus into two smaller nucleus to attain higher binding energy. So your answer will be X is the nucleus which you would like to show fission. हाँ, Y is the nucleus which you would like to show fusion. Make sense? हाँ, यस सर। पूछ लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। नहीं नहीं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इफ यू डू योर ओन रीडिंग, only then you will be able to absorb it forever. Then it is your knowledge. Till the time you are just listening, it is not your knowledge. You can only score to a limit by listening correct thing. But if you don't write it down, don't practice it, it doesn't stay with you, it vanishes. So therefore I insist, maintain a concept book, please. Draw this graph with your own hands using scale and pencil. Draw exactly like this, then see what have you drawn. Are you able to mark
1 2, so ये मेमोराइज करना है आपको पूरा ग्राफ. ओके, ठीक है. And then of course the analysis part of it, that some parts are unstable. We will go more deep inside this graph tomorrow and see each part of it, although I have already discussed, but still we will just repeat it. Okay. Okay, and then we will do numericals on the mass effect part of it, and then nuclear energy levels, nuclear stability and instability, and the chapter finishes because radioactivity has been taken off. हाँ, yes sir. So then after that we will have to do the nuclear fusion and nuclear, which is very weird because if you don't know what is radioactivity and you're being asked to do theory of nuclear fission and fusion, because all of this depends on your knowledge of artificial radioactivity and all of that. But पता होना चाहिए था nuclear reactions are based on knowledge of radioactivity. अगर आपको radioactivity आती नहीं है पूरी तरह से तो आपको गामा वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं होगा. ठीक है, जितना भी इसमें होगा आई थिंक इट्स थ्योरी ओनली, not too uh, not too much of numericals in these. ठीक है. ठीक है, so we will just go through quickly binding energy graph tomorrow once more. Then we will do some numericals on binding energy and uh, see what part of the binding energy is associated with the न्यूक्लियर फोर्सेस. एक हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ा हुआ है, वेरिएशन विद डिस्टेंस का न्यूक्लियर फोर्सेस में. एक बोला था ना मैंने, बाद में करेंगे. हाँ, एक वो कर लेंगे पहले, फिर बाइंडिंग एनर्जी कर लेंगे, फिर बाइंडिंग एनर्जी के, और उसके बाद वी विल डू द स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी का ग्राफ है, कोई न्यूक्लियोडिक चार्ट बोलते हैं उसको. ठीक है ना, इट्स वेरी इजी.